नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज का ये जो है दोस्तों वीडियो फिजिक्स विवा वॉइस पर आधारित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट पर यानी विद्युत धारा पर। तो पहला प्रश्न है, विद्युत धारा क्या है? ठीक है, इसका उत्तर है किसी चालक के सतह पर स्थित स्थिर आवेश से स्थिर विद्युत का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, धारा विद्युत किसे कहते हैं? तो धारा विद्युत, ठीक है, ये प्रश्न जितना भी मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, इस पर आपको कर लेना है, परीक्षा में भी आ जाते हैं सब, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए। दूसरा नंबर प्रश्न है, धारा विद्युत किसे कहते हैं? तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। तीसरा प्रश्न है, विद्युत धारा को परिभाषित करें। तो इसका उत्तर है आवेश के समय दर प्रवाहित यानी एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका संकेत आई होता है। आपको सीधा लिखना है कि एकांक समय में या प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका संकेत यानी इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के लिए व्यंजक दें। तो आप सीधा आप देख सकते हैं I बराबर Q बटा T, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि विद्युत धारा का आवश्यक व्यंजक है विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q बटा T। यहाँ Q स्मॉल है और T भी स्मॉल है, यानी Q बराबर आवेश और T बराबर समय। अगला प्रश्न है 5, विद्युत धारा का मात्रक दें। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसे A से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, एम्पियर को परिभाषित करें। तो उत्तर है किसी बिंदु से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होता है यदि 1 कूलम आवेश उस बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 C, यानी कूलम बटा 1 सेकेंड। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं साधारणतः कि किसी बिंदु से प्रवाहित होने वाले धारा 1 एम्पियर होता है, यानी कोई भी बिंदु है उस पर धारा अगर प्रवाहित होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा बतलाएं, यानी विद्युत धारा की कौन कौन सी दिशा होती है यहाँ पर आपको बताना है। तो कहता है प्रचलित धारा की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा को कहते हैं, यानी विद्युत धारा की दिशा बतलाएं। उत्तर है प्रचलित धारा की प्रवाह की दिशा धनावेश प्रवाह की दिशा को कहते हैं। अगला है हम लोग का प्रश्न, सेल और बैटरी से सिलेंडर बैटरी, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल एक क्या है? विद्युतीय उपकरण है जिसके भीतर हो रहे रासायनिक प्रक्रिया से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है तो आपको लिखना है विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, बैटरी से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, बैटरी किसे कहते हैं? सॉरी सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होते हैं, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गया, सॉरी यार। 9वां प्रश्न है, बैटरी किसे कहते हैं? ठीक है, तो सेल के श्रेणी क्रम संयोजन को बैटरी कहते हैं, यानी सिंपल शब्द में आप कह सकते हैं कि भैया सेल को हम श्रेणी क्रम में जब जोड़ देते हैं ना तो उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। अब बैटरी का विवा का मतलब, अब कहेगा कि विवा क्या है बाबू? तो विवा का मतलब होता है वी से विद्युत वाहक बल, ठीक है, इसको हम लोग विवा बल या विवा बक सिर्फ फिजिक्स में लिखा रहेगा, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि विवा बल का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो सेल के श्रेणी क्रम संयोजन को बैटरी कहते हैं। बैटरी का विद्युत वाहक बल सेलों का विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, यानी बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है सभी सेलों का, यानी बैटरी में सेल होता है तो सेल का जो विद्युत वाहक बल है और वो जो है सेलों का विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? तो लिखेंगे वह सेल जिससे सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है प्राथमिक सेल कहलाता है। इसे पुनर्आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी इसको हम लोग फिर से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, इसका यह मतलब होता है। तो प्राथमिक सेल क्या है? तो लिखेंगे इसमें आंसर कि वह सेल जिससे सीधे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्रदान किया जाता है प्राथमिक सेल कहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। और इससे हम लोग पुनर्आवेशित नहीं कर सकते। जो प्राथमिक सेल होगा उसको हम लोग
पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, फिर से चार्ज नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है द्वितीयक सेल किसे कहते हैं? तो वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है, यानी इकट्ठा करता है और वापस इसे विद्युत ऊर्जा प्रदान, ठीक है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है, द्वितीयक सेल कहलाता है। और इसे पुनर्आवेशित किया जा सकता है, यानी द्वितीयक आवेश को पुनर्आवेशित किया जा सकता है। लेकिन जो प्राथमिक सेल है, प्राथमिक जो हम लोग का यहाँ पर सेल, हाँ, प्राथमिक जो सेल है उसको हम लोग पुनर्आवेशित नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य प्राथमिक सेल का नाम दें, यानी सामान्य जो है प्राथमिक सेल उसका नाम देना है। तो सामान्य प्राथमिक सेल कौन कौन से हैं उसका यहाँ पर नाम देना है। तो सबसे पहला है लेक्लांसे सेल, सबसे पहला क्या है? लेक्लांसे सेल। दूसरा है डेनियल सेल और तीसरा है शुष्क सेल। तो आपको याद रखना है कि सामान्य जो प्राथमिक सेल है आपको सबसे पहला लिख देना है लेक्लांसे सेल, दूसरा लिख देना है डेनियल सेल और तीसरा लिख देना है शुष्क सेल। अगला प्रश्न है सामान्य द्वितीयक सेल का नाम दें। तो सामान्य द्वितीयक सेल का नाम हम देख सकते हैं। सबसे पहले सामान्य द्वितीयक सेल कौन कौन है? तो सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग लेड अम्लीय संचायक तथा NiFe क्षारीय संचायक। अब हम लोग प्राइमरी सेल से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, प्राथमिक सेल से। तो प्राथमिक सेल का अवयव तथा इसके क्रियाविधि को समझाएं, इसके गुण दोष की संख्या का वर्णन करें। तो इसको आपको देखना नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर दिया गया है और उसी को याद करना है, ठीक है। फिर कहता है कि लेक्लांसे का आंशिक ध्रुवण किसे कहते हैं? तो इसका यहाँ उत्तर दिया है, इसी को याद कर लेते हैं कि लेक्लांसे सेल में ध्रुवण तेजी से तथा विध्रुवण धीरे से होता है। लेक्लांसे सेल में ध्रुवण जो है वो तेजी से होता है और जो विध्रुवण होता है वो धीरे से होता है। कुछ देर के लिए यह सेल ध्रुव को ध्रुवित करता है, यानी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ये जो सेल है उसको क्या करता है? ध्रुवित करता है। इसे आंशिक ध्रुवण करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आंशिक ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आंशिक ध्रुवण में क्या होता है, यानी आंशिक ध्रुवण आखिर है क्या चीज़? तो इसमें बताया गया कि हाइड्रोजन गैस बुलबुला के रूप में धन इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? संचित होता है। संचित का मतलब इकट्ठा होता है, जमा होता है, उसी को हम लोग आंशिक ध्रुवण कहते हैं। अगला प्रश्न है आंशिक ध्रुवण से सेल की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंशिक ध्रुवण जब होगा सेल में तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वही प्रश्न पूछा गया है। तो सेल केवल आपातकाल के लिए ही उच्च धारा प्रदान करती है। सेल जो है ये जब आपातकाल होगा, इमरजेंसी होगा, तभी ये क्या करेगा? उच्च धारा प्रवाहित करेगा, प्रदान करेगा। उसके बाद तत्पश्चात धारा कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद जो है धारा कमज़ोर हो जाती है। आंशिक ध्रुवण को, अगला प्रश्न है आंशिक ध्रुवण को सेल से अलग कैसे किया जाता है? आंशिक ध्रुवण को सेल से अलग हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा जाए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कुछ देर के लिए खुला परिपथ में सेल को विश्राम यानी आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है, यानी जीरेल छोड़ दिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विराम यानी रेस्ट जिसको कहते हैं। थक जाता है बाबू, उसको हम लोग कहते हैं जीरा ले, ठीक है, विराम कर ले, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि रेस्ट करते हैं 5 मिनट, उसके बाद ही कोनो काम करेंगे। तो वही कहता है कि विराम किस प्रकार आंशिक ध्रुवण को हटाने में मदद करता है। तो आंसर है एकत्रित हाइड्रोजन का बुलबुला धन इलेक्ट्रोड से बाहर निकलता है। सेल अपना मूल विद्युत वाहक बल प्राप्त करता है, तब क्या कर लेता है? इसे पूरा सेल जो है ये मूल विद्युत वाहक बल को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस उद्देश्य के लिए लेक्लांसे सेल उपयुक्त होता है? किस उद्देश्य के लिए, किस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो लेक्लांसे सेल है ये सर्वा उपयुक्त होता है, यही प्रश्न पूछा जा रहा ना। तो इसका आंसर है यहाँ होगा, यहाँ देखते हैं, हाँ यहाँ उत्तर है। कहता कि जहाँ उच्च धारा अल्प समय के लिए आवश्यक होता है तथा विद्युत घंटी टेलीफोन इत्यादि वहाँ लेक्लांसे है ना, लेक्लांसे सेल का उपयुक्त होता है। नामों कठिन है सर्वा सब। अगला प्रश्न है प्रामाणिक सेल उपलब्ध नहीं होने पर किस प्राथमिक सेल का व्यवहार करना चाहिए? प्रामाणिक, ठीक है, प्रामाणिक सेल उपलब्ध अगर बाजार में नहीं है तो हम लोग किस सेल का प्रयोग करेंगे, व्यवहार करेंगे, उपयोग करेंगे? तो कहता कि यदि प्रामाणिक सेल उपलब्ध नहीं हो तो डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है। यदि
प्रमाणिक सेल उपलब्ध नहीं हो तो डेनियल सेल का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 22, डेनियल सेल प्रमाणिक सेल का विकल्प क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि डेनियल सेल अल्प सतत धारा लंबे समय के लिए प्रवाहित करता है, अतः यह प्रमाणिक सेल का सस्ता विकल्प होता है। या फिर प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रमाणिक सेल का सस्ता विकल्प कौन है, तो इस ससुरा ये होगा डेनियल सेल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे डेनियल सेल प्रमाणिक सेल का विकल्प क्यों होता है, यानी इसको हम लोग क्यों चुनते हैं। तो उत्तर लिख देंगे कि डेनियल सेल अल्प सतत धारा लंबे समय के लिए प्रवाहित करता है, अतः यह प्रमाणिक सेल का सस्ता विकल्प होता है। अगला प्रश्न है 23, सूखा सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? अब सूखा भी सेल होता है। देखिए, तो सूखा सेल का उपयोग वहनीय पोर्टेबल उपकरण यथा ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो शुष्क सेल किसमें उपयोग किया जाता है? ट्रांजिस्टर हो गया, रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, इसमें सूखा सेल अथवा जो ड्राई सेल होता है इसका हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग द्वितीयक सेल से संबंधित प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं, सेकेंडरी सेल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग 25 को पढ़ेंगे। अम्लीय सीसा संचायक कोमल क्यों होता है? जो अम्लीय सीसा है ये कोमल क्यों होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, ये प्रश्न पूछ दिया है। तो उत्तर लिख देंगे अति आवेशन तथा अति आवेशन से क्षतिग्रस्त होने के कारण यह कोमल होता है। यानी जब आवेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये जो हम लोग का अम्लीय सीसा संचायक सेल है ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं। ठीक है, तो अति आवेशन तथा अति आवेशन से क्षतिग्रस्त होने के कारण यह सेल क्या हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 26, सीसा संचायक भारी क्यों होता है? यानी जो सीसा संचायक है भारी क्यों होता है? ये कहता है यह भारी इसलिए होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड शीशा का बना होता है। यानी शीशा का जो संचायक है उसका जो इलेक्ट्रोड होता है वो शीशा का ही बना होता है, इसलिए ये भारी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27, प्रयोगशाला उद्देश्य के लिए शीशा संचायक उपयुक्त क्यों नहीं होता है? अब क्यों नहीं होता है, तो इसका उत्तर पहला है चूँकि यह भारी होता है, इससे एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाने में कठिनाई होती है। बाप रे सरवा, ये तो बहुत भारी होता है। और दूसरा नंबर है चूँकि यह कोमल होता है अतः प्रयोगकर्ता के अल्प असावधानी के कारण यह क्षतिग्रस्त हो सकता है, मतलब टूट फूट भी कर सकता है। दूसरा नंबर है। अगला प्रश्न है 28, क्षारीय संचायक क्यों कोमल होता है? यानी जो क्षारीय संचायक होता है वो भी ससुरा कोमल होता है। तो क्यों होता है, तो लिखेंगे क्योंकि यह अति आवेशन या आवेशन से क्षतिग्रस्त नहीं होता है, इसलिए यह क्या होता है, कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। अगला प्रश्न है क्षारीय संचायक हल्का क्यों होता है? क्षारीय क्षारक जो है वो क्षारीय संचायक हल्का क्यों होता है? अब ये लाइट के बारे में पूछ दिया रही ससुरा। उत्तर है क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रोड है ना वो धातु हल्के होते हैं, यानी ऐसा धातु है जो इसको बनाते हैं ना वो कम वजन वाला धातु से बनाता है। इसको आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड के धातु हल्के होते हैं, इसलिए क्षारीय संचायक हल्का ही होता है। अगला प्रश्न है 30, प्रयोगशाला उद्देश्य के लिए क्षारीय संचायक उपयुक्त क्यों होते हैं? तो इसका पहला उत्तर है यह हल्के होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रोड के धातु हल्के होते हैं। दूसरा है क्योंकि यह कोमल नहीं होते हैं, किसी प्रयोगकर्ता द्वारा असावधानी के कारण क्षतिग्रस्त होने का भय नहीं होता है। दूगो हो गया। अगला प्रश्न है 31, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल की आर्थिक तुलना करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, इसको दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है, 31, प्राथमिक एवं द्वितीयक सेल की आर्थिक तुलना का वर्णन करें। ठीक है, तो ये प्रश्न एग्जाम में भी आ जाता है साला एग्जाम में। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि प्राथमिक सेल में कम लगता है। कम क्या लगता है, कम लागत है, कम लगता नहीं है। फिर सोचे साला कम क्या लगता है, तेल वेल तो लगभे नहीं करता है इसमें। तो प्राथमिक सेल में कम लागत है, यानी इसका खर्चा जो है कम है प्राथमिक सेल में इसके, है ना। लेकिन इसके जो बदलाव है ना इसमें महंगा होता है, यानी जब हम लोग कुछ बदलते हैं ना, इसका कुछ भी खराब हो जाता है तो महंगा पड़ता है। इसका कार्य व्यवस्था मूल्य अधिक होता है, यानी पैसे ज़्यादा लगता है प्राथमिक सेल में। और द्वितीयक सेल में जो लागत है वो महंगे होते हैं, महंगा होता है, लेकिन रख रखाव में सस्ते होते हैं, यानी यहाँ से वहाँ हम लोग उठाव पटक कर सकते हैं। इसका कार्य व्यवस्था मूल्य कम होता है, यानी पैसा कौड़ी इसमें कम खर्चा होगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा तथा कुंजी, इलेक्ट्रिक करंट एंड की। तो की 32 प्रश्न है,
विद्युत परिपथ को परिभाषित करें। ठीक है, ये प्रश्न है विद्युत परिपथ को परिभाषित करें। तो उत्तर लिखेंगे विद्युत धारा जिस रास्ते से प्रवाहित होता है उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा जिस रास्ते से प्रवाहित होगा उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 33, विद्युतीय परिपथ में धारा कब बहती है? यानी जो विद्युत परिपथ है धारा कब बहेगा ससुरा? तो सुसु कब लगता है? सुसु निकलता कब है? जब लगता है तभी ना निकलता है। तो इसका उत्तर है विद्युतीय परिपथ में परिपथ पूर्ण होने पर धारा बहने लगती है। ठीक है, यानी पूरा एकदम पूर्ण हो जाएगा ना तभी एकदम सुसु निकलेगा, वही मतलब है। ठीक है, तो विद्युतीय परिपथ में परिपथ जब पूर्ण हो जाएगा तभी क्या होगा? धारा प्रवाहित होगा। अगला प्रश्न है 34, किसी सेल का लघुपथ क्या होता है? कोई भी शॉर्ट सर्किट है ना उसका लघुपथ क्या होता है? कहता कि इसके इलेक्ट्रोड सीधे जुटने पर यह लघुपथीय हो जाता है। यानी जब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड एकदम जुट जाएगा ना एक ही बार में तो दूसरा लघुपथीय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुंजी किसे कहते हैं? की किसे कहते हैं? यानी चाबी किसे कहते हैं? तो परिपथ में धारा प्रारंभ तथा बंद करने के लिए विद्युत सहायक उपकरण होता है जिसको कुंजी कहते हैं, यानी की कहते हैं, जिसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 36, खुला परिपथ क्या होता है? तो उत्तर लिखेंगे कुंजी बाहर रहने पर, जो कुंजी होता है वो बाहर रहने पर परिपथ खुला कहलाता है और खुला परिपथ में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रतिरोधक, प्रतिरोध बॉक्स तथा रियो स्टेट से संबंधित प्रश्न यहाँ है कि प्रतिरोधक क्या होता है? ले ससुरा पूछ दिया कि प्रतिरोधक क्या होता है, तो उत्तर क्या आ जाएगा कि विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण के लिए यानी रोकने के लिए और जाने के लिए विद्युतीय अवयव को प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण करने के लिए विद्युतीय अवयव को प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है ससुरा कितना है यहाँ पर? अगला प्रश्न है 38, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधन किन किन विभिन्न रूपों में व्यवहृत होता है? तो पहला नंबर है अपने प्रतिरोधों का निश्चित मान के साथ यह प्रतिरोध कुंडली तथा प्रतिरोध बॉक्स में प्रयुक्त होता है। दूसरा नंबर है प्रतिरोध का परिवर्तनीय मानों के साथ ये रियो स्टेट में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है 39, प्रतिरोध कुंडली या प्रतिरोध बॉक्स में ये तार दोहरा उल्टा कर है ना, उल्टा कर क्यों लिपटा रहता है? ठीक है, प्रतिरोध कुंडली या प्रतिरोध बॉक्स में जो तार होता है वो दोहरा उल्टा उलटकर पलटकर क्यों इसको हम लोग लपेटते हैं? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। उत्तर लिखेंगे कि प्रेरण प्रभाव को खत्म करने के लिए ऐसा किया जाता है, यानी इसको हम लोग उल्टा कर लपेटते हैं प्रेरण प्रभाव को खत्म करने के लिए। अगला प्रश्न है 40, प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोधों का विभिन्न मान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि लंबा तथा पतला तार लेकर प्रतिरोध का मान बढ़ाया जाता है। ठीक है, लंबा तथा पतला तार लेकर प्रतिरोध का जो मान होता है इसको बढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न है 41, अनंत प्रतिरोध प्रदान करने के लिए तार की विधियों का वर्णन विधियाँ क्या है या विधाएँ क्या है? अच्छा, डायमेंशंस पूछा गया, डायमेंशंस इंग्लिश नहीं आता हमको उतना। उत्तर लिख देंगे कि इस उद्देश्य के लिए तार का उपयोग नहीं किया जाता है। खुला हवा रिक्ति एयर गैप अनंत प्रतिरोध प्रदान करती है। अगला प्रश्न है 42, प्रतिरोध बॉक्स का प्रमाणिक प्रतिरोध के निर्माण के लिए कौन कौन सा पदार्थ उपयुक्त है? तो पहला है व्यवहृत पदार्थ कांस्टेंट, ठीक है, Cu, और इसमें जो कॉपर होता है ना 60% होता है और निकेल जो है ना वो 40% होता है। दूसरा होता है मैग्नीन, इसमें कॉपर 83%, मैग्नीज इसमें 13%, इंग्लिश आवे नहीं करता है साला, और निकेल जो है ना 4% है। 43 है कौन सा गुण पदार्थ को परमाणिक प्रतिरोध के लिए उपयुक्त बनाता है। ठीक है, उपयुक्त गुण कौन कौन पाए जाते हैं? तो सबसे पहला है उपयुक्त
विशिष्ट प्रतिरोध तार की कम लंबाई आवश्यक प्रतिरोध प्रदान करती है। दूसरा नंबर है तार का प्रतिरोध का मान निम्न तापक्रम गुणांक तापक्रम परिवर्तन से प्रतिरोध में उचित परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है 44, मस्त प्रश्न है भाई। रियोस्टेट क्या होता है? तो यह एक प्रतिरोध परिवर्तनीय उपकरण है। परिवर्तनीय मतलब जिसको बदला जा सकता है, ठीक है। तो यह एक प्रतिरोध परिवर्तनीय उपकरण है जिसका सामान्य उपयोग विद्युत परिपथ में धारा समांजन के लिए किया जाता है। धारा समांजन के लिए किया जाता है। तो ये हम लोग का 44 प्रश्न। अगला प्रश्न है 45। यहाँ पर रियोस्टेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो सतह वाला मैग्नीन का तार पोर्सलिन ट्यूब पर लपेटा जाता है। तो ऑक्सीकृत सतह वाला मैग्नीन जो होता है उसका जो तार है वो पोर्सलिन नामक ट्यूब पर लपेटा जाता है और रियोस्टेट को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 46। अवरोधित तार से स्लाइड किस प्रकार संपर्क बनाता है? तो लिखेंगे कि स्लाइड की पुनरावृत्ति यानी दोहराना गति से तार पर का अवरोधक हट जाता है, स्लाइडर तार के संपर्क में आता है। अगला प्रश्न है 47। किस दूसरे अनुप्रयोग में रियोस्टेट व्यवहृत होता है? तो लिखा था कि विभाजक के रूप में रियोस्टेट का उपयोग किया जा सकता है। यानी जब विभव को विभाजक बांटते हैं ना तभी रियोस्टेट का उपयोग कर सकते हैं। अगला है हम लोग का गैल्वेनोमीटर, आममीटर और वोल्टमीटर से संबंधित, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? विद्युत परिपथ में कमजोर धारा का पता लगाने का ये एक उपकरण होता है। तो इसमें यहीं तक हम लोग देखते हैं, ठीक है। सब प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लेना यार, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।